नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। मफाहमत के बादशाह की सियासत के मैदान में एक बार फिर एंट्री। सेनेट इंतखाबात के हवाले से आसिफ जरदारी का साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और PDM सरबराह मौलाना फजल रहमान से रब्ता हुआ है, जिसमें दोनों कायदीन को मैदान खाली ना छोड़ने का मशवरा दिया गया और कहा गया कि जारहाना और स्मार्ट प्लानिंग के साथ 15 नशिस्तें निकाली जा सकती हैं। क्या जरदारी साहब की स्ट्रेटजी पर दोनों कायदीन भी उनका साथ निभाते नजर आएंगे? प्रोग्राम का पहला सेगमेंट इसी बारे में है। दूसरा ये कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात MQM ने एक बार फिर हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब PTI सेनेट इंतखाबात की तैयारियां कर रही है और PDM लॉन्ग मार्च और इस्तीफे देने की हिकमत अमली पर कारबंद है। और आखिर में बात मुल्क में कोरोना से 6 माह के दौरान एक रोज में रिकॉर्ड अमवात की, जिसकी तादाद बदकिस्मती से 111 है। अमवात का ये फिगर इस बात का इजहार है कि हमारी कोरोना पॉलिसी जो है वो किसी हद तक दुरुस्त नहीं है, हमें तब्दील करने की ज़रूरत है। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नासिर चौथाई साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार मोना आलम साहब भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। मोना, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे और मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सोहरवर्दी साहब बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। तो बात करते हैं सबसे पहले उस टेलीफोनिक कॉल के हवाले से जो कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से की गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब से भी रब्ता किया गया है। कहा जा रहा है कि अब सेनेट इलेक्शन से पहले इस्तीफे ना दें और बेहतर ये होगा कि ज़िमनी इंतखाबात का बॉयकॉट किए जाने के बजाय कोशिश की जाए कि PDM हो, तीनों जमातें हो, ये सब मिलकर इस तरह का इत्तेहाद पैदा करें कि स्ट्रेटजी ऐसी बन जाए कि सेनेट में 15 नशिस्तें निकालने में आप लोग कामयाब हो जाएं। लेकिन ये जो मशवरा दिया गया है मफाहमत के बादशाह की तरफ से, क्या गारंटी है, क्या प्रेडिक्शंस हैं कि दोनों पार्टी के कायदीन जो हैं वो इसको मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और आसिफ जरदारी साहब कायदीन को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे? नासिर चौथाई साहब फरमाइएगा, ये जरदारी साहब की जो एक नई हिकमत अमली है, एक अच्छी मूव तो है ही, लेकिन ये बताइएगा कामयाब हो जाएंगे वो इन दोनों को मनाने में? ये नई हिकमत अमली बिल्कुल नहीं है। ये फ़िलासफ़ी बेनज़ीर भुट्टो की कि कोई हल्का खाली न छोड़ा जाए, हर इंतखाब में हिस्सा लिया जाए। याद होगा आपको, बेनज़ीर भुट्टो ने एक इंतखाबात का बाइकआउट किया था और उसके बाद उन्होंने उस पर माज़रत की थी कि हमें इंतखाबात का बाइकआउट नहीं करना चाहिए था और कहा था आने वाले वक्त में हम किसी इंतखाब का बाइकआउट नहीं करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी इंतखाब का बाइकआउट नहीं करेगी और मेरा अपना ख्याल ये भी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी असम्बली से भी इस्तीफ़े नहीं देगी और सूबे से ज़ाहिर इस्तीफ़े नहीं देगी वो। लेकिन वो दूसरा जो मामला चल रहा है कि दूसरों को रजामंद करने का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीर पगारा के मुशीर ख़ास मोहम्मद दुरानी साहब पहुंचते हैं शहबाज शरीफ के पास, उससे पहले बिलावल उनसे बात कर चुके हैं और वो कहते हैं कि जी मुतदिल पॉलिटिक्स रखें आप। अब उनका जवाब ये आया है जो हम तक पहुंचा है कि मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, पार्टी जो कहेगी वो मैं करूँगा। लेकिन असल में क्या हुआ है वो दुरानी साहब जानते हैं, शहबाज शरीफ साहब जानते हैं, या जेल की दीवारें जानती हैं जिनके कान होते हैं। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मौलाना फजल रहमान का, उनके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि आसिफ जरदारी साहब के मशवरे पर अमल हो, वरना उनकी जो अपनी एक अहमियत है वो और कम हो जाएगी। मुझे यकीन ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इंतखाबात में हिस्सा लेगी, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी और शायद सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा ले। सेनेट को खाली छोड़ने नहीं चाहिए। सेनेट एक मुस्तकिल इदारा है, कौमी असम्बली नहीं है कि डिज़ॉल्व हो जाए। एक मुस्तकिल इदारा है, हर 4 साल बाद उसके इंतखाबात होते हैं। अगर इस बार सेनेट को खाली छोड़ दिया गया तो मज़ीद 4 साल तक PTI कम्प्लीटली सेनेट पर डोमिनेट करेगी और उसके इत्तेहादी, और ये एक बड़ी सियासी हिमाकत होगी, सियासी गलती हिमाकत जो चाहेंगे उसके लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो कि बाइकआउट हो और सब कुछ हो जाए ये, और लॉन्ग मार्च तो बहुत दूर है अभी और इस्तीफे तो बहुत ही दूर है। सही। जनरल साहब, ये जो नक्शा खींचा है नासिर चौथाई साहब ने, कितने मुत्तफ़िक़ हैं आप इससे कि वाकई ये दोनों पार्टियां राज़ी नहीं होंगी कि ज़िमनी इंतखाबात का भी हिस्सा ना बने और सेनेट इलेक्शन का भी हिस्सा ना बने? मतलब ये कि जरदारी साहब फिर मना लेंगे इन्हें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा अपना अंदाज़ा है कि जरदारी साहब
PMLN को कायल करने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा। पहले भी हुआ, नवाज शरीफ साहब ने एक दफा मोहतरमा की जिंदगी में बाइकआउट किया था, लेकिन फिर मोहतरमा के कहने पे उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, और ये एक लेसन है। और पीपल्स पार्टी की फिलॉसफी यही है कि वो इलेक्शन में जरूर हिस्सा लेते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते। और दूसरा ये भी है कि वो धरना नहीं करना चाहते। उन्होंने एक स्टांस लिया कि धरना हमने हमेशा कंडेम किया है और खुद हम किस तरह उसका हिस्सा बन जाए, लिहाजा लॉन्ग मार्च वगैरह तो कर लेंगे लेकिन धरना नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी सोच खासी मुख्तलिफ है बाकियों की सोच से। अब PMLN का तो मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है वो इसमें इनके साथ तैयार हो जाएं, क्योंकि वो भी एक बासूरत एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो जो मौलाना का है स्टांस वो बड़ा हार्ड, वो उन्होंने एक हार्ड लाइन रखी हुई है। तो लगता ये है कि इस खेल में फिर मौलाना आपको अकेले ही दाएं बाएं फिरते नजर आएंगे, जैसे पहले उनके साथ होता रहा है। तो या तो वो इनके साथ मिलें, सरेंडर करें, अगर एक दफा इनके साथ मिल जाते हैं दोबारा और वो भी इलेक्शनों में चले जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मौलाना की गेम में भी मुकम्मल तौर पे पसपाई हो गई। तो ये मौलाना के लिए सबसे ज्यादा एक मुश्किल मरहला है। बाकी दो पार्टियां तो ऑलरेडी पार्लियामेंट में हैं ही, वो कोशिश करेंगी कि वो नेचुरली, मेरा ख्याल है कि वो एक फैसला करके तो बिलाखिर हिस्सा लेंगे इलेक्शंस में। पीपल्स पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट भी खड़े कर दिए, उन्होंने नॉमिनेट कर दिए कैंडिडेट्स अपने उधर मीरपुर में और उमरकोट वगैरह में, वो कैंडिडेट्स उनके तैयार हैं और भी दूसरी जगहों पे। तो इसलिए मेरा अपना अंदाजा है कि PMLN मजबूरन हिस्सा लेगी और फिर मौलाना के बारे में फिर आप और मैं बात करते रहेंगे बाद में दोबारा। सही। मोना, रोज़े अव्वल से ये बात मंजर-ए-आम पर हम बारहा कहते रहे कि पीपल्स पार्टी की संजीदगी इस्तीफे लेने या देने के हवाले से दिखाई नहीं देती, और सिंध का स्टेक वो कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ तो बात अब सेनेट इलेक्शन की आ गई जिस पर जरदारी साहब बात कर रहे हैं, फिर क्या है कि वो कायल कर लेंगे मियाँ साहब को भी और मौलाना को भी? एक तो जरिया पहले 2-3 इसके पहलू हैं। एक तो बात यह है कि ये बहुत अच्छा फैसला है। एक तो इस फैसले को खैर मकदम करना चाहिए और हम तमाम करते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शुबा नहीं कि पीपल्स पार्टी पार्लिमानी सियासत को चैंपियन करती हुई नजर आती है। और मैं समझती हूँ कि देखें, कॉल और फेल में तजाद हमेशा से रहा है, क्योंकि ये चीजें बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आती थी कि बेशक वो कहते होंगे कि हम सिंध की हुकूमत भी कुर्बान करने को तैयार हैं, और बहुत सारे इस किस्म के बयानात अब से कुछ रोज पहले आए हैं बिलावल साहब की तरफ से। लेकिन ये कि जो एक्शंस हैं, वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो जो फेल था वो बहुत मुख्तलिफ था। जैसे 2-3 मिसालें इसकी ले लें। सलीम मांडवीवाला साहब जो डिप्यूटी चेयरमैन है सेनेट के, वो नैब के खिलाफ एक बहुत सख्त किस्म का वो तहरीक अल्तवा ला रहे हैं, और वो नैब के खिलाफ पूरी सेनेट को एक तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो इस्तेमाल करना चाहते हैं कि पार्लिमानी तौर पर नैब को जवाबदेह किया जाए, सेनेट को। तो ये तमाम चीजें, जाहिर है अगर पार्लिमानी सियासत वो छोड़ रहे होते या उनकी पूरी पार्टी तर्क कर रही होते, तो ऐसा तो नहीं हो सकता था कि उनके अपने डिप्यूटी चेयरमैन सेनेट इस किस्म का मूव करते। फिर आप दूसरी मिसाल ले लें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जब जिमनी इंतखाबात का उन्होंने कहा कि हम शेड्यूल नहीं दे रहे हैं कोरोना की वजह से, तो सबसे ज्यादा इस फैसले के ऊपर जो पार्टी रेजिस्ट करती हुई इसको नजर आई थी वो थी पीपल्स पार्टी। तो ये भी नहीं हो सकता कि वो एक तरफ से इलेक्शन कमीशन को खुद कह रहे हैं कि जी खुदा के लिए जिमनी इंतखाब कराएं, और दूसरी तरफ से वो पार्लियामान से रुखसत हो रहे हो। तो ये चीजें तो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रही थी कि वो जो बात कर रहे थे कहने की हद तक जरूर थी, लेकिन इसमें जो एक्शंस उनके थे वो इसके मुतरादिफ थे। खैर, हैविंग सेड दैट, ये अच्छा फैसला है। देखिए, कहीं ना कहीं सैनिटी प्रिवेल होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अब यही लग रहा है कि जो अब हमें नजर भी आ रहा है कि जो जैसे हुकूमत के साथ भी ऐसा होता है कि जब भी वो कुछ कहते थे या जो माजी के बयानात थे इमरान खान साहब के, वो आ जाते हैं कि जी पहले आप ये कहते थे लेकिन अब आप ये कर रहे हैं। मुझे लगता है वही चीज अब दोबारा रिपीट हो रही है कि ऑपोजिशन को भी यही कहा जा रहा है कि पहले तो आपने इतना सख्त किस्म का आपने स्टांस रखा कि अब तो डू और डाई है। का अमली जिंदगी में उस हिसाब से और अमली सियासत में भी उतना कोई रोल नहीं, उतना कोई किरदार नहीं होता। अतर जिस वक्त इस्तीफे देने की बात है थी, हम सभी कहते हैं कि हाँ किसी न किसी तरह के जज्बाती बयानात हैं, कुर्सी को कौन छोड़ सकता है, असम्बली से कौन रुखसत हो सकता है, लेकिन अभी भी जरा ये कह रहे हैं कि इख्तलाफ है मियाँ साहब की तरफ से, वो फिलहाल राजी नहीं है, लेकिन
मुस्तकबिल करीब है, राजी हो जाएंगे, मान जाएंगे? देखिए, इख्तलाफ हो सकता है, मैं नहीं मान सकता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग वो कभी यू टर्न लेंगे। यू टर्न तो इमरान खान लेता है, तो इन्होंने इस्तीफे नहीं भी दिए, तो वो यू टर्न वगैरह तो कोई चक्कर नहीं है। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि क्या जरदारी साहब उनको मना लेंगे, मियाँ साहब, अब हालत इस वक्त ये है कि मुस्लिम लीग नून के 2 कौमी असम्बली के मेंबरान ने अपने इस्तीफे दिए हैं। स्पीकर साहब ने कहा है कि मैं उनका जायज़ा लूँगा, तो पूरी मुस्लिम लीग नून वजाहतें दे रही है कि हमने तो स्पीकर को इस्तीफे भेजे ही नहीं। तो वो कितने तैयार बैठे हैं इस्तीफे देने के हवाले से, वो भी हमें मालूम है। एक दूसरा मसला इसमें यह है कि क्या मौलाना मानेंगे, उनकी स्टेक क्या है। देखिए, मौलाना ने जब ये सारी तहरीक शुरू की थी जरदारी साहब से, जब वो पहली दफ़ा मिले थे, उसके फ़ौरन बाद मौलाना के भाई को सिंध के अंदर DC लगा दिया गया था एक जगह पे। तो मौलाना को अगर वो 1-2 सेनेट की सीटें ऑफर कर देंगे तो वो बहुत बड़ी उनके लिए एक, जिसे कह सकते हैं बार्गेनिंग चिप होगी, या बहुत बड़ी उनके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं फेवर होगा, तो वो उस पर भी मान जाएंगे। जहां तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, क्या वो छोड़ेगी सिंध की हुकूमत को, क्या वो कराची का पोर्ट या कराची का एयरपोर्ट छोड़ेगी? इस्लामाबाद में तो यहाँ पे आपको पता है, अगर कोई डॉलर लेके जा रहा हो, तो बेशक आपकी हुकूमत भी हो, तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पकड़े जाते हैं, तो वो तो कभी भी वहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। और अगली बात आखिर में ये कि क्या ये लोग आके सेनेट के अंदर कोई फाल किरदार अदा करेंगे? देखें, इनकी बका ही ये है, एक सियासी बका ही ये है कि ये इन इदारों का सहारा लें। अगर अभी आप मांडीवाला साहब को भी देख लें, या जो इनके दीगर लोग हैं, वो इन इदारों को सामने लेके अपने मुकदमे लड़ते हैं, और जो भी मुकदमात हैं वो ये कहते हैं कि ये मुकदमात जमहूरियत के खिलाफ हैं, इन इदारों के खिलाफ हैं, असेंबली का तकद्दुस पामाल हो रहा है। तो इन इदारों को तो वो हमेशा ढाल बनाते हैं। इनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो इन इदारों से बाहर निकलें। तो मेरी जहाँ तक मेरा ज़ाती राय है वो ये है कि ये लोग मान जाएंगे, और जरदारी साहब इन लोगों को मना लेंगे, और जितनी भी ये इलाकाई जमातें हैं, चाहे सिंध से हों, पंजाब से हों, जिधर से हो, ये सब मान जाएंगे। मुजम्मिल साहब, योर टेक। देखें, नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा कि दुरानी साहब और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है उसका तो अहवाल जेल की दीवारें ही जानती हैं। तो लाहौर में हम रहते हैं, दुरानी साहब भी लाहौर में रहते हैं। मैंने उनसे पूछा, आज आप शहबाज शरीफ साहब को मिले हैं, तो आप ट्रैक 2 मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, तो आप हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ट्रैक 2 मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाई हमारा हुकूमत से क्या ताल्लुक़, हम तो रियासत के लोग हैं, हम तो रियासत पाकिस्तान और अपोजिशन के दरमियान ट्रैक 2 मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। तो पहली बात तो फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ मुझे ये पता लगी कि वो किसके मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और किससे मुज़ाकरात शुरू कराने की बात कर रहे हैं। तो दूसरी बात मैंने उनसे पूछी, क्या आप, चूँकि पंजाब हुकूमत है, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब वज़ीर जेल हैं, और कहा उन्होंने बड़े ब्लंग और बांग दावे किए थे कि इनको आम कैदियों की तरह रखा जाएगा और 2 पाकिस्तान नहीं होंगे, इनके साथ वही सलूक होगा जो करप्शन के कैदियों के साथ होता है। तो मैंने पूछा, मुलाकात कहाँ हुई? उन्होंने कहा सुप्रीटेंडेंट जेल के कमरे में हुई। मैं कहा नहीं, रूल्स के तहत तो कैदी की मुलाकात के लिए वो अलग बैरकें बनी हुई हैं और जंगले लगे होते हैं। जंगले के एक तरफ मोहम्मद अली दुरानी होंगे, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ खड़े होंगे। उन्होंने कहा नहीं भाई, हम सोफ़ों पे बैठे हुए थे सुप्रीटेंडेंट जेल के कमरे में, सरकारी चाय, पैटीज़ और सैंडविचेस सर्व हो रहे थे, और 2.25 घंटे की मुलाकात हुई है। तो मैंने कहा जेल मैनुअल में तो सुप्रीटेंडेंट जेल के कमरे में 2.25 घंटे की मुलाकात की इजाज़त नहीं है। उन्होंने कहा वो उठ के चले गए थे। ठीक है ना, तो कमरे में तन्हाई थी। तो नासिर बेग चुगताई साहब के लिए मैंने कहा मैं बता दूं कि यह मुलाकात आज के हवाल में हुई है और किस किस के दरमियान हुई है। मैं बताने नहीं मेरे जा रहा सारे था। दोस्त यहाँ बात कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, मैंने कहा पता लग जाना चाहिए ना सबको क्या मुलाकात हुई है और किधर जा रहे हैं और इत्तेहादी जमात पे कितना असर पड़ता है, वो भी मैं अगले सेगमेंट में जरूर आपसे जानूंगी। इस सवाल का जवाब दे और दीजिए। सारी गुफ्तगू मेरे सारे दोस्तों ने यहाँ सारी गुफ्तगू और सारा जोर PDM के टूटने पे लगा दिया कि आसिफ जरदारी साहब टूट जाएंगे और वहाँ इस्तीफा नहीं देंगे। मुझे तो आज सारा दिन हुक्मरान इत्तेहाद टूटा हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो MQM टूटती और सड़कों पे आती नजर आ रही थी। मुझे तो GDA नजर आ रही थी। पता नहीं इस्तीफों से पहले हुक्मरान इत्तेहाद ही ना टूट जाए। और मेरा मतलब हुक्मरान इत्तेहाद ही ना टूट जाए। मैं आ रही हूँ, कह रही हूँ ना, आप अपने कमेंट रिजर्व रखें। मेरा सेकंड क्वेश्चन इसी बारे में, बस मुझे ये बता दें कि यहाँ पे मियाँ साहब और मौलाना साहब दोनों कायल हो जाएंगे जरदारी साहब की कॉल पर?
मेरा ख्याल है जरदारी साहब कायल हो जाएंगे मियाँ साहब और फजलुर रहमान की कॉल पर, क्योंकि जो हुक्मरानों का जो तर्ज अमल है उन्होंने पहले भी पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाकर पीडीएम की तरफ फेंका है और अब भी इंशाल्लाह वो दीवार से लगाकर उनको नवाज शरीफ और फजलुर रहमान की गोद में फेंक देंगे। ठीक है, मुंह बच्ची है जो जरदारी साहब की जानिब से उठाए गए हैं, स्टेप लिया गया है कि न सिर्फ सेनेट इंतखाबात में प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट किया जाए बल्कि ज़िमनी इलेक्शन में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की बाकी जमातें जो हैं उन्हें भी परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि किस हद तक जरदारी साहब मनाने में कामयाब होते हैं मौलाना फजल रहमान साहब और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब को। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने एक बार फिर हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दिया है और एमक्यूएम के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा है कि अभी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं लेकिन हमारे पास हुकूमत से अलग होने का भी ऑप्शन मौजूद है। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए आप हमसे किए हुए एक भी नुक्ते पर अमल दरामद नहीं किया है। हम हुकूमत में क्यों हों, काबीना में क्यों हों, या ऐवान में भी हमारी बात ना सुनी जाए तो हमें बता दिया जाए क्या हम इन मुंतखब ऐवानों से भी बाहर आ जाए? क्या सड़कें ही वाहिद रास्ता है पाकिस्तान में इंसाफ हासिल करने के लिए? हम हुकूमत में क्यों हों, हम काबीना में क्यों हों, हमारे साथ किया गया कोई वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया कि इंसाफ हासिल करने के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। जनरल साहब, बड़े शिकवे, बड़ी शिकायतें रहती हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को हुक्मरान जमात से। कोई गालिबन तीसरी या चौथी बार अलहदगी के हवाले से बातचीत हो रही है यहाँ पे। बताइएगा, पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं, मुश्किलात का शिकार होने वाली है जमात? देखिए, मुश्किलात तो हर कोलिशन में होती हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप कोलिशन पार्टनर्स को अपने साथ मिलाते हैं तो बेपनाह वादे कर दिए जाते हैं, हर तरह की उनकी बात मान ली जाती है और जब पूरा करने का वक्त आता है तो वो चीजें पूरी हो नहीं सकती, क्योंकि आप हर किसी को शायद ओब्लाइज नहीं कर सकते उस तरह। तो ये एक ऐसा साथ होता है, ये मुश्किल तो होता है। और जब भी कोलिशन पार्टनर्स को जरूरत पड़ती है किसी कंसेशन देने की तो वो फिर प्रेशराइज करते हैं, वो इस तरह की बातें आपको सुननी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत मुज़ाकरात वगैरह करेगी और पहले भी ये होता रहा है, जैसे आपने खुद भी कहा कि 3-4 दफा ये हो चुकी चीज। और उसके नतीजे में आप देखिए कि बिलाखिर ये मान जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। मैं तो मुझे वो ज़हन में आता है जो पाक सरज़मीन के जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, उन्होंने जो इल्ज़ामात आयद किए, मैं तो चाहूंगा कि इनको कोलिशन से बाहर रख के कोई इनका एहतसाब कर ले, क्योंकि खालिद मकबूल सिद्दीकी के ऊपर बड़े जालिम किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा ये तो खुद रॉ का चेला रहा है और भारत में वहां बैठ के तो काम करवाता रहा है। अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो खालिद मकबूल सिद्दीकी की बातें नहीं सुननी चाहिए, इसको तो जेल में होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि ये अल्लाह करे कि कोई होशमंद आदमी आए और इनको निकाले इस कोलिशन में से और इनके खिलाफ मुकदमे कायम करके इनका एहतसाब करे, इनको पकड़ के जेलों शेलों में डाले अगर ये वाकई ये रहे। तो इल्जामात बहुत शदीद हैं। मैं इनका मेरे अपने नुक्ता निगाह से तो मैं नहीं चाहता कि ये इल्हाक में नजर भी आए मुझे वहां पे, मगर मजबूरी है, ये मना लेंगे, इनको मिन्नत माजत करके ले आएंगे वापस। एनबीसी पॉलिटिकल जमातों में और जो कि इत्तेहाद का हिस्सा हों और हुक्मरान जमात में हमने देखा कि एक पॉलिटिकल रोमांस हमेशा से लगा रहता है और एमक्यूएम पाकिस्तान और पीटीआई को तो हम लोग पिछले 2-2.5 सालों से देखते आ रहे हैं। एक बार फिर से हुकूमत छोड़ने की बातें की जा रही हैं। वाकई मुश्किलात का शिकार होने वाली है गवर्नमेंट? देखिए, हर मखलूत हुकूमत, जनरल साहब ने बिल्कुल सही कहा, हर मखलूत हुकूमत बहुत कमज़ोर होती है और ये तो नहीफ़ व नज़ार हुकूमत है। ये कमज़ोरी तो अलग बात है, ये तो बहुत नहीफ़ हुकूमत है, ये तो तलवार की धार पे चल रही है। अगर एमक्यूएम आप विड्रॉ कर लेती है तो ये तो गई। अच्छा, जब तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, पूरी हिस्ट्री आपके सामने है, बोले जनरल साहब उसमें हिस्ट्री में किरदार भी रहे होंगे। ये हर दौर में हर हुकूमत के साथ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, जाम सादिक की हुकूमत हो, अरबाब गुलाम रहीम की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हों, एक नहीं कई हुकूमतें, और अब पीटीआई की हुकूमत हो। हालांकि पीटीआई इनकी हरीफ है और इनकी हरीफ ऐसी है कि इनकी सीटें छीन चुकी है कराची से, सूबाई असम्बली की भी
और कौमी असम्बली की भी। अभी जो गैलप पोल आया वो बड़ा स्ट्रेंज है। वो ये है कि कराची वाले पीटीआई को नंबर 1 पे वोट देंगे और पीपल्स पार्टी को नंबर 2 पे वोट देंगे, उसके बाद दूसरी पार्टी का नंबर आता है। ये बहुत स्ट्रेंज है। उसकी एक वजह है, इसकी वजह यह है कि पीटीआई कराची में काम शुरू करने वाली है। फायर ब्रिगेड के टेंडर्स और बाउजर्स कराची पहुंच रहे हैं। ग्रीन लाइन पे काम शुरू होने वाला है, बसों का टेंडर दे दिया गया है। सिंध हुकूमत ने कोरंगी जैसे इलाकों में, जो उसके इलाके नहीं हैं, वहाँ हुकूमत सड़कें बना दी हैं और कई इलाकों में सड़कें बन चुकी हैं। आज एक बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा गया है, जो तकरीबन काम उस पर शुरू भी हो चुका है। आज इसमें संग बुनियाद था। 37 किलोमीटर का इलाका DHA से सुपर हाईवे तक 2 घंटे का फासला आधे घंटे में तय होगा और ये 2 साल में वर्ल्ड बैंक की इमदाद से तय हो जाएगा। और इसी तरह ईदी वगैरह वगैरह कई चीज़ें हैं जो काम शुरू हो गया है। तो लेकिन ये कि मुझे लगता यूँ है कि पीटीआई की हुकूमत एक बार फिर इस धमकी में आएगी और शेख रशीद कराची आएंगे रहमान मलिक की तरह। वो हैदराबाद जाएंगे, उन पर फूलों की पत्तियां निछावर होंगी, फिर बातचीत होगी, मतलब मुख्तसर अरसे के लिए सही, लेकिन पीटीआई इस प्रेशर में जरूर आने वाली है। राइट एनबीसी, पीटीआई प्रेशर में रहेगी, बिल्कुल प्रेशर में हमेशा रहेगी। ठीक, अतर देखिए, सियासी हुकूमतें दुनिया में कहीं पे भी हों, उनके ऊपर प्रेशर होता है। आप कोलिशन हुकूमतें, ऑब्वियसली आपको तमाम पार्टनर्स को साथ लेके चलना पड़ता है। पिछले सेगमेंट में भी हमने बात की कि शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई जी। और दुरानी साहब ने उनको कोई मैसेज वगैरह दिया और रियासत ने मुज़ाकरात करने और ये और वो। देखें, जब रियासत ने मुज़ाकरात करने होते हैं ना, उसको ना किसी सहाफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, ना किसी सियासतदान की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह एक सहाफ़ी शहबाज शरीफ साहब को लंदन से कह के ये ले के वापस आ गए कि आपको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, तो रियासत ने जब पहुँचना होता है तो रातों रात मुस्तफ़ा कमाल साहब भी पहुंच जाते हैं कराची में, जिन्होंने अभी MQM के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और किसी सहाफ़ी को पता भी नहीं चलता। तो रियासत इन मामलात में बड़ी खुद कफ़ील है। और उसके साथ साथ ये भी है कि कराची के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, वहाँ पे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने, वो इनके साबका साथी हैं, इन्हीं लोगों के ऊपर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बार बार वो ये कहते हैं कि आप इनको अलग करें। लेकिन जिस तरह पहले भी यहाँ पे जिक्र हुआ कि ये MQM, ये लोग हर जमात के साथ इन्होंने हुकूमत में शराकत दारी की, हर कोलिशन का ये हिस्सा रहे। जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी तब तो ये सबसे ज़्यादा लाडले थे। क्या उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये रॉ के लिए काम कर रहे हैं या ये इनके इस तरह इन लोगों के साथ ताल्लुकात हैं? तो एकदम से जो ही ये इनकी जानिब से कोई मुतालबा सामने आता है तो इनके ऊपर इल्ज़ामात भी आ जाते हैं, या फिर जब इन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़वानी होती है तो ये इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हमने बाहर आना है। अगर आपने उनको अपना पार्टनर बनाया है तो बाइज्जत तरीके से उनको साथ लेके चलें। आपकी कराची के अंदर आपको सीटें तो मिल गई हैं, लेकिन कराची में जो आपकी क़यादत है वो उसकी क्या सूरत हाल है, उनका क्या सियासी रवैये हैं, क्या जमहूरी रवैये हैं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ, चाहे वो वज़ीर हों या उनके MNAs हों कराची से, उनके रवैये सबको मालूम है। तो आपके ये इत्तेहादी हैं, आपको साथ लेके चलना पड़ेगा, उनकी बात तो आपको सुननी पड़ेगी। प्रेशर तो पड़ेगा PTI पे। मुजम्मिल साहब, ये वही नुक्ता है जिस पर आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात कर रहे थे। दुरानी साहब की मुलाकात हुई, आपने कहा कि आज तो सारा दिन मैंने ये देखा कि हुकूमत कहीं ना कहीं तितर बितर होती हुई दिखाई दे रही है। तो मतलब ये कि फिर मैं एग्री करूँ, आप मतलब तबसरा आप दें, तज्जिया बिल्कुल पेश करें, लेकिन आप कह चुके हैं कि हाँ ये मुश्किलात तो हैं गवर्नमेंट के लिए। देखें, पंजाब में देखें, इमरान खान ने खुद ऐलान किया था कि अब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किए जाएंगे। ये ऐलान वज़ीर आज़म ने ख़ुद किया था जब PDM ने तहरीक शुरू की थी और जलसे शुरू किए थे, तो उन्होंने कहा था कि अब करप्शन में लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी किए जाएंगे। 2 दिन से परवेज़ इलाही हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे हैं और वो वहाँ अपनी पार्लिमानी पार्टी से खिताब कर रहे हैं। तो कहाँ गया वज़ीर आज़म का ऐलान और सब कुछ? देखें, हुकूमती इत्तेहाद पे नज़र डालें तो हुकूमती इत्तेहाद तो है नहीं, ये सिलेक्टर्स के तहाइफ हैं जो उन्होंने इमरान खान को दिए हुए हैं और ऐसा लग रहा है तोहफ़ा देते हैं तोहफ़ा वापस ले लेते हैं। पंजाब में चौधरीज देखें, आज मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं मैं पीर पगाड़ा का पैगाम लेकर गया था। भाई पीर पगाड़ा किसके इत्तेहादी हैं? वो कोई PDM के इत्तेहादी हैं जिनका वो पैगाम लेकर गए थे। और रियासत को भी लोगों की ज़रूरत होती है, उन्होंने एक माहौल बनाना होता है, उन्होंने एक आप क्रिएट करनी होती है अवेयरनेस। जो बंद
कमरों में भी फैसले किए हों, उन्हें बाहर लाने के लिए अफराद की ज़रूरत होती है, उसके लिए रायमा हमवार करने की ज़रूरत होती है, वो बात करने की ज़रूरत होती है। तो रियासत बंद कमरों में जो मर्जी तय कर ले, उसको बहरहाल अफराद की ज़रूरत होती है। तभी तो ये तोहफे आज इमरान खान को दिए हुए हैं। अगर इनकी ज़रूरत ना होती तो ये तोहफे इमरान खान को देने की कोई ज़रूरत थी? इतनी सीटें RTS बन करके और भी दी जा सकती थी उसको। ये तहाइफ क्यों देने थे उसको? MQM, GDA, मुस्लिम लीग, काफ और मेरा मतलब है BNP, ये इसीलिए दिए हुए हैं ना उनको, ताकि इसको पॉलिटिकल मैनेजमेंट कहते हैं। और जब आप पॉलिटिकल मैनेजमेंट के ज़रिए इक़्तिदार में आए तो फिर आप इन चीज़ों के मोहताज रहते हैं और आपको इनके साथ मिलकर हुकूमत करनी होती है। बार बार बहादराबाद भी जाना होता है, चौधरियों के घर भी जाना होता है, पीर पगाड़ा के घर भी जाना होता है। यही आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होती है और आपके कई बातों का मुल्क में अमल नहीं होता और आप इसी बात के वज़ीर आज़म होते हैं। तो हुक्मरान इत्तेहाद तो पंजाब में बिखरा पड़ा नज़र आता है। एक दिन परवेज़ लाई ने कहा वज़ीराबाद के कार्डियोलॉजी को पैसे ना दिए तो मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। आधे घंटे बाद हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया 5 करोड़ रुपये दे दिए, आप बेफिक्र रहें। उधर से GDA कहती है हम जा रहे हैं, इधर से MQM कहती है। आप मुझे रोज़ समझाने की कोशिश करते हैं PDM टूट रहा है, मैं रोज़ आपको ज़रियाब बताने की कोशिश करता हूँ कि हुक्मरान इत्तेहाद ज़्यादा खतरे में बार-बार आपने एक बात दोहराई कि रियासत को भी लोगों की ज़रूरत होती है। रियासत से आप क्या मुराद देते हैं, आप इसकी भी ज़रा तशरीह कर देते तो चले नाज़रीन के लिए भी आसानी रहती। बहरहाल मोना, हुकूमत मुश्किल का शिकार होने वाली है। ये MQM पाकिस्तान के अगर अलहदगी का इंदिया जो है वो हम देखते हैं आने वाले दिनों में कुछ। असल में जब भी इस किस्म का कोई सिनेरियो होता है, एक तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये सही है, सबने तमाम ने बात की है कि MQM एक एक्सपर्ट है कोalition की और इस तरह की हुकूमतों की। वो तकरीबन हर पार्टी के साथ कोalition बना के रह चुके हैं और उनको जो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड हैं बहुत अच्छे आते हैं। दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत कोई भी हो, अगर वो इस तरह से मशरूत हो और उनको सहारा लेना पड़े दीगर एलाइज का या दीगर जमातों का, तो जाहिर है फिर आपने उनकी भी बात रखनी होती है, फिर आपने उनको वजारतें भी देनी होती हैं। तो इस किस्म के गिव एंड टेक तो चलते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि अब इसमें तीसरा एंगल सिर्फ इसमें मुनफरिद मैं ये एक समझ आ रहा है मुझे, जो कि शायद अभी बात नहीं हुई है, वरना तो तमाम बात हो चुकी है तमाम साथियों की तरफ से, कि जो इस किस्म के हालात कभी हों जहां पर हम फील करें कि जी कोई पॉलिटिकल टर्मोइल या फिर हुकूमत अंडर प्रेशर है और अपोजिशन कोई बहुत ज्यादा जोर लगा रही है उनके खिलाफ, सड़कों पर निकल आई है, तो हमेशा आप फितरी तौर पर देखें कि उस वक्त जो एलाइज हैं या इत्तेहादी जमातें हैं वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू हो जाती हैं। जो आज़ादी मार्च जब हो रहा था, आप याद करें, ज्यादा पीछे नहीं जाते, सिर्फ आज़ादी मार्च तक चले जाते हैं, तो उस वक्त भी हमने देखा था कि इस किस्म की चीजें हमें नजर आती थी कि जब खास तौर पे जो PMLQ है, काफ लीग, उनकी तरफ से वो बहुत इस चीज को एक तो प्ले अप करते थे कि जी हम लोग इसमें नेगोशिएटर का जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं और इसी वजह से हम लोग कुछ अपनी रियायतें या अपनी तरफ से हम कोई कंसेशंस जो है एक्सपेक्ट करते हैं। नैब के भी काफी सारे केसेस थे जो कि इत्तेहादी जमातों पर थे, वो भी फिर पीछे लिए गए। हत्ता ये कि ये बात सही है कि नैब कहते हैं कि हम लोग बिला किसी इम्तियाज के हम एहतसाब करते हैं, लेकिन हमने वादे तौर पर देखा कि एलाइज के ऊपर जो केसेस थे वो पीछे लिए गए। लेकिन खैर ये वही बात है कि अब हालात इस तरह के ऑलरेडी हैं, तो ये MQM ने भी जाहिर है यही चीज सोची है कि इस वक्त क्यों ना मौके पे चौका लगाया जाए। और MQM के जो कुछ जो वजीर हैं उनकी जो मेरी बहुत पहले उनसे बात हुई थी, कोई 1.5 महीना हो गया, तो उस वक्त भी उनकी तरफ से यही एक इम्प्रेशन भी दिया गया था और यही बात की गई थी कि इस वक्त हम गवर्नमेंट के साथ उस तरह से नहीं हैं इन स्पिरिट जिस तरह से हमें बतौर इत्तेहादी होना चाहिए। तो जैसे जैसे ये PDM की तहरीक आगे बढ़ रही है, जाहिर है ये जो एलाइज हैं ये फितरी तौर पर अपना एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं और मतलब इस प्रेशर को हम कि इस सूरत हाल में अगर इत्तेहादी भी देखते हैं कि गवर्नमेंट की तिजोरी का मुंह खुल रहा है और किसी न किसी को कुछ ना कुछ दिया जा सकता है, तो उसी असना में हम भी कुछ ना कुछ लपेट लो और हमारे लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाए। मुजम्मिल साहब, एड योर कमेंट क्विकली, फिर मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है। देखें, उन्होंने चूंकि मोना ने आज़ादी मार्च और की बात की और ये कहा कि जब हुकूमत कमज़ोर हो और PDM के जलसे हों या अपोजिशन निकले तो इत्तेहादी जो हैं वो भी अपना वज़न बढ़ाना शुरू कर देते हैं। मैं इमरान खान के धरने की मिसाल देता हूँ कि जब वो धरने पे आए तो ना नवाज शरीफ के इत्तेहादी टूटे, बल्कि अपोजिशन की जमातें जो उस वक्त उनके साथ शरीक इक़्तिदार नहीं भी थीं, वो भी आकर हुकूमत के साथ खड़ी हो गई और उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत करना शुरू कर दिया। उसमें बहुत सारे लोग, ऐसी पार्टियां भी थीं जो इक़्तिदार में नहीं थी। तो ये सिनेरियो फ़र्क है इसमें मेरे ख्याल में। उनकी सीटें और इनकी सीट्स का आप मुकाबला करें
उनके तो इत्तेहादी कोई इतने ज्यादा वो नहीं थे कि जो उनको सहारा दें या कोई पार्लियामेंट में उनके ऊपर उनकी रिलायंस बहुत ज्यादा हो। चलें, जब बात ये आती भी तो कोलिशन से फैक्टर है बनाए ना, गए इनके पास हुकूमत की पीपल्स तो पार्टी को देख लें, बाकी HSI को देख लें, ANP को देख लें, ये जब तक हुकूमत में इत्तेहादी शामिल साथ नहीं थे। रहते हैं तब तक ये शिकार जो हुक्मरान जमात है वो हमें दिखाई देती है। और इस तरह भी हमें मज़ीद 2.5 साल में कुछ ना कुछ चलता हुआ दिखाई देगा कि कभी हम देखेंगे काफ लीग नाराज हो रही है तो कभी GDA के मेंबरान और कभी कभी MQM पाकिस्तान के जो सियासी रहनुमा हैं वो अपने शिक में शिकायतों का अंबार लगाकर हुकूमत के सामने रख देते हैं। मुझे बढ़ने की तरफ स्टेट वेलकम बैक। नाज़िम, मुल्क भर में कोरोना की दूसरी लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर रही है और जो ताज़ा आदाद शुमार है उनके मुताबिक एक रोज़ में रिकॉर्ड होने वाली अमवात की तादाद 111 है। यानी कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान जो अमवात की तादाद बदकिस्मती से रिपोर्ट की गई है वो 111 हैं और कल से लेके अब तक जो नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी तादाद 2256 बताई जा रही है। मतलब अगले पिछले 6 महीने का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इस वक्त के जो फिगर हैं वो सबसे ज़्यादा बताए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जो कोरोना स्टेप्स लिए गए, जो कोरोना पॉलिसी बनाई गई, वो सब जो है वो हिकमत अमली सामने लाकर रख दी गई है, SOPs बना दिए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो डेथ्स हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मोना, आपसे आगाज़ करूंगी। सबसे पहले ये बताइएगा, इस कोरोना से निपटने के लिए जो पॉलिसी हमारी थी क्या वो बेहतर है और हमें नई पॉलिसी अपनानी क्या चाहिए अब? जरिया आप देखें, बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। अब देखें यूके से जो फ्लाइट्स थी वो सिलसिला शुक्र है कि पाकिस्तान में अब उन्होंने खत्म किया है। हत्ता ये कि वो हमारी जो परवाजों को वैसी शदीद मुश्किलात वैसी दो चार हैं और वहां पर तो ये म्यूटेट होके आ गया है जो कोरोना की सेकंड वेव है। तो यानी कि ये बहुत जो आगे मोहलिक इसको समझा जा रहा है वो इस लेवल का है कि गालिबन उस पे जो वैक्सीन है जो कुछ जगहों पे अवेलेबल है, कुछ पूरे मुल्क दुनिया भर में ट्रायल्स इसके चल रहे हैं। तो अगर वो जो म्यूटेटेड सेकंड वर्जन है इस कोरोना कोविड-19 का, वो ऐसा लग रहा है कि गालिबन उस वैक्सीन भी उस पर शायद कोई उस तरह का असर नहीं छोड़ेगी। अब मार्च का बताया जा रहा है हमें कि पाकिस्तान में मार्च 2021 तक वैक्सीन अवेलेबल होगी। लेकिन यकीन करें वो जो संजीदगी थी और जो एक सीरियसनेस थी जो हमने पहली वेव में देखी थी वो एक अवामी लेवल पर भी नजर नहीं आ रही, ना सरकारी लेवल पर नजर आ रही है। इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन हर फेज से वो मिसिंग है। जैसे कि अब ये देख लें कि ये साफ साफ सी बात है कि जो बहुत एक आम सा एक नोटिफिकेशन है काफी पहले का सर्कुलेट हुआ है कि जो स्टाफ है उसको आधा करें, वर्क प्लेसेस में स्टाफ आधा करें। यकीन करें मैं ऐसे सरकारी दफातर को जानती हूँ जो कि गवर्नमेंट के और मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं कि वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और इसको एज अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बल्कि उसको सिर्फ एक जो सजेस्टिव पॉलिसी होती है ना उस तरह से उसको ले रहे हैं कि ये एडवाइजरी है, ये हमारे लिए कोई लाजिम और मलजूम नहीं है कि हम स्टाफ आधा करें। और उसी तरह से लोगों की आमदोरफ्त जारी है। ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है, सीरियसनेस बहुत कम हो गई है। अवाम में तो सीरियसनेस चले कम है, देखें अवाम तो आपने बल्कि जो गवर्नमेंट है उनका काम है कि वो अवाम को समझाएं, उनको बताएं इसके खतरे के बारे में। लेकिन अवाम के अंदर ये जो सीरियसनेस है इसको लाना या उनके अंदर ये एहसास जगाना, ये तो मुझे लगता है कि तमाम जो अथॉरिटीज हैं इनका काम है। तो ये क्यों उस तरह से अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तमाम सियासत में लग गए हैं, ये बहुत अफसोसनाक इसका पहलू है। चाहे गवर्नमेंट हो, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पब्लिक में अवेयरनेस लाने की जरूरत है, वो आगाही लेकर आए कि जिससे अवाम न सिर्फ खौफजदा हो बल्कि उन SOPs पर भी अमल करें जो कि गवर्नमेंट की जानिब से बता दिए गए हैं। NBC कोरोना के अलावा दुनिया भर की हर चीज पे सियासत हो रही है, ये बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान में जो हालात हैं, जिस तरह से इसका लेजर के तौर पर इसको लिया जा रहा है, दुनिया भर में इसकी मिसाल नहीं है। NBC हाँ, मैं की बात से मुत्तफिक हूँ कि ना हम सीरियस हैं और ना सरकार सीरियस है हमारी, और बस खेल रहे हैं, खेल कूद में वक्त गुजार रहे हैं। NCOC को नहीं पता कि ब्रिटेन से आने वाली 55 मुल्कों ने परवाज़ें बंद कर दी हैं। हम कह रहे हैं ट्रांजिट वाला आ सकता है, विजिट वाला आ सकता है, बिजनेस वाला आ सकता है, फला आ सकते हैं। 100 आदमी खैबर पख्तूनख्वा में आगे गुम हो गए, 100 नौशहरा तक पहुँच गए, वो अब तलाश जारी है कहाँ गए वो। अब पता नहीं कितने ऐसे आए होंगे जो म्यूटेड कोरोना है वो लेकर साथ आए होंगे पाकिस्तान में। और अगर खुदा ना होता हमारे निकल आया एक भी केस तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि हम इंग्लैंड नहीं है। हालांकि इंग्लैंड के साथ जो हुआ है वो भी बहुत तारीखी है कि जर्मनी को खाने पीने की अशिया एक जहाज में भर के
उनको भेजना पड़ेंगे, बज़ीर प्लेन भेजना पड़ेंगे, क्योंकि वो इतने क्वारंटाइन हो गए हैं पूरे इंग्लैंड वाले, ना बाहर कोई आ सकता है ना जा सकता है। 27 शक्लें बढ़ी हैं इस कोरोना ने इंग्लैंड की में। और जो अफ्रीका से आया ये अफ्रीका वाले नहीं पकड़ पाए, इंग्लैंड पहुँच गए। पाकिस्तान में हम ना सीरियस हैं, हम हजूम लगा रहे हैं, हम तकरीबात में SOP को फॉलो नहीं करते, आवाम समझ ही नहीं पा रहे कि सूरत हाल क्या है। मैंने शायद बहुत पहले कहा था जब दूसरी वेव शुरू हुई थी कि ये 4-5 दिन का केस होता है इस कोरोना का। मुझे इस वक्त नहीं था कि ये दूसरा कोरोना है कि 4-5 दिन में मरीज इंतकाल कर जाता है। ये मैंने बस किया था, और अब वो बात साबित हो रही है कि वेंटिलेटर पे पहुंचे बगैर इंतकाल हो रहा है मरीज का। और इसलिए जो तादाद बढ़ गई है। एक बात मैं और अर्ज करूँगा कि पता नहीं क्यों हमने अपने टेस्ट कम कर दिए, फिर कम कर दिए। हम 45,000 पर मतलब आप कह रहे हैं कि टेस्ट कैपेसिटी अभी भी हमें बढ़ाने की जरूरत है। हम वापस आ गए। ठीक है, 1 लाख टेस्ट हमें रोजाना करने, मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ। ठीक है, जनरल साहब आप क्या तजवीज़ देंगे, क्या नई पॉलिसी अपनानी चाहिए हमें? देखिए, पॉलिसी तो कोई मेरे ख्याल के उसमें कोई खराबी थी। असल चीज ये है कि अवाम को शायद वो इदराक नहीं, और उससे सबसे बढ़ के जो हमारी ये सियासत ने तबाही फेरी है, मैं नहीं समझता कि ये वक्त था। मेरे ख्याल में तो ये वक्त नहीं था कि हम जलसे जुलूसों के चक्कर में पड़ते। ये इंसानों की जानों के साथ खेलने के मुतरादिफ है। और इन हालात में जब नजर आ रहा है कि बढ़ रहा है तो अब भी बात नहीं आ रहे लोग, तो लोगों में वैसे भी आप किसी से बात करें, हम चलते हुए अगर उसने मास्क नहीं पहना पूछे तो वो कहते हैं जी इमरान खान ने ऐसी फ्रॉड चलाया हुआ। तो जब आपकी सोच ये हो, आप हकायक को समझ ही न सकें, तो ऊपर से जो लीडर्स हैं वो भी कोई मैसेज गलत ही दें कि जनाब आप इकट्ठे हों और बिल्कुल कोई परवाह नहीं। तो मेरा ख्याल है कि ये तबाही तो हम अपने लिए खुद खरीद के अपने लिए लेके बैठे हुए हैं। अगर हम वही पुराना जो तरीकाकार था कि आप फासला रखें, हाथ धोएं, मास्क पहने, वही चीज लीडर्स भी अपने लोगों को पार्टी में बताते और हर तरफ यही बात फैलाई जाती, मेरा ख्याल हमें साल तक ना आते। ये और मजीद सूरत हाल बिगड़ने के चांसेस है, क्योंकि हम बंद नहीं हो रहे, अपनी सियासी एक्टिविटीज हमने तरक नहीं की। और अगर लॉकडाउन करते हैं तो लोगों का रोजगार बर्बाद होगा, वो भी उनको भी एहतियात करनी चाहिए। तो एक मुश्किल सिचुएशन है कि लोग खुद इदराक नहीं कर रहे, खुद इस पे तवज्जो नहीं दे रहे, लीडरान मदद नहीं कर रहे, और ये एक नाकामी की बहुत बड़ी वजह मुझे तो यही नजर आती है। अतर आपके नज़दीक क्या हम नहीं कर रहे और क्या हमें अब कर लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमें ऑनेस्टली खुल के बात बतानी चाहिए कि असल मसला क्या है। हम बैलेंस करने के लिए कहते हैं हुकूमत भी सीरियस नहीं है, दूसरे लोग भी सीरियस नहीं। किस दिन इमरान खान ने या किसी वजीर ने बाहर आके कहा है कि कोरोना तो कोई मसला ही नहीं, असल मसला तो फजल रहमान साहब हैं या मरियम बीबी हैं या बिलावल साहब हैं? क्या पूरी अपोजिशन बाहर आके नहीं कहती, सीनियर रहनुमा बाहर आके नहीं कहते जी कोविड से ज़्यादा बड़ा मसला तो इमरान खान है, उसको हमने भेजना है? और हर सीनियर रहनुमा ये कह रहा है PDM का, और वो लोग जो अरसा दराज से सियासत में हैं, यहाँ पे हुकूमतें भी कर चुके, वुज़रा भी रह चुके, बड़े बड़े ओहदों पे रह चुके, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो हमें ऑनेस्टली होकर बताना चाहिए, हाँ हुकूमत की कहीं कोताही हो सकती है, नाअहली हो सकती है, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो स्टांस है वो बिल्कुल क्लियर है। वो कह रहे हैं कि ये चीज़ खतरनाक है, हमने एहतियात करनी है। दूसरी जानिब आपकी 11 जमातें, आपकी अपोजिशन खड़े होकर कहती नहीं ये तो कोई मसला ही नहीं, असल मसला तो इमरान खान है। तो आपने आवाम को कंफ्यूज किया आपकी सियासी लीडरशिप ने। अब जहां तक मसला ये है कि हम इसको कंट्रोल किस तरह करेंगे, जी कंट्रोल उसी तरह हम कर सकते हैं अगर हम SOPs पे अमल करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आपको SOPs पे अमल करना है। एक तरह से तो देखें पूरी दुनिया के अंदर लोग तंग आ चुके हैं। मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि मैं 5-6 मुल्क फिर के आया हूँ, हर जगह पे लोग तंग आ चुके हैं, बहुत लंबा अरसा हो गया। इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत ये कहती है कि ज़्यादा देर तक वो पाबंदी बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन हमें लोगों को बताना पड़ेगा अगले 2-4 महीने मुश्किल हैं, वैक्सीन आ रही है, उस वक्त तक आप लोग एहतियात करें, हमारे लिए भी ज़रूरी है, मुल्क के लिए भी ज़रूरी है और हमारी मईशत के लिए भी ज़रूरी है। मुज़म्मिल साहब, क्या नई पॉलिसी हमें अपनानी चाहिए कि ये केसेस ज़रा कम हो सकें? पहली बात तो ये है कि मुल्क में देखें, पहले वेव में हम कामयाब रहे। ब्रिटेन में तो पहले वेव में भी बहुत हुई, इटली में भी हुई, US में भी बहुत अमवात हुई, इंडिया में बहुत हुई हमारे इर्द गिर्द, लेकिन पाकिस्तान महफूज रहा। मैं समझता हूँ उसकी वजह ये थी कि हम मुत्तहिद थे।
कौम में हम आहंगी थी और यकसुई थी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और आवाम भी हुकूमत के साथ खड़े थे। पार्लिमानी पार्टी में भी सब लीडर बिलावल और शहबाज और इमरान खान इकट्ठे थे, चाहे इमरान खान ने उनको सुनना मुनासिब नहीं समझा। मैं समझता हूँ अब हम लैक कर रहे हैं पॉलिटिकल हारमनी और कौमी यकजहती कोरोना के ख़िलाफ़। आप कह रहे हैं पीडीएम कल जमात इस्लामी गुजरांवाला में जलसा कर रही है, इतना बड़ा कोरोना के होते हुए, वो तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है। उनको क्या हुआ है, उन्होंने कल 25 दिसंबर को गुजरांवाला में जलसा रखा हुआ है, मर्दान में उधर उन्होंने जलसा रखा हुआ है। 27 पीपल्स पार्टी जो फर्स्ट वेव में फेडरल गवर्नमेंट से भी प्रोएक्टिव थी कि लॉकडाउन किया जाए, स्कूल्स बंद किए जाएं, हर चीज़ में वो फेडरल गवर्नमेंट से एक कदम आगे थे, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट हमें पीछे नज़र आती थी। 27 दिसंबर को लाड़काना में इतना बड़ा बेनज़ीर की बरसी पर जलसा कर रहे हैं, सारे लीडर्स को बुला रहे हैं, सब इकट्ठा कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक जो पॉलिटिकल बिहेवियर चेंज हुआ है, हारमनी टूट गई है पॉलिटिकल, जो फर्स्ट वेव में थी वो टूट गई है और प्राइम मिनिस्टर को स्टेप इन करना चाहिए और इस पॉलिटिकल हारमनी को कोविड की हद तक जिस भी प्राइस पर वापस आ सके इसको लाना चाहिए। ये मुल्क के लोगों की, आज हम ट्रिपल फिगर में दाखिल हो गए हैं, आज हमारी अमवात जो हैं वो डबल डिजिट से ट्रिपल डिजिट में आ गई हैं, जो खतरे की बहुत बड़ी गारंटी है कि हम ट्रिपल डिजिट में आ गए हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्क के कौमी यकजहती पर हम काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। इस मौके खुदारा पॉलिटिसाइज मत करें, जो लीडरशिप है वो अपने कारकुनान को एतमाद में लेने की कोशिश करे, खुद एसओपीज पर अमल करके। जबकि मोना ने और एनबीसी ने इस हवाले से दो टेक्निकल पॉइंट्स पर निशानदेही की कि हमें पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च करने की जरूरत है और साथ ही साथ जो टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी कंट्रोल हो गई है, जरा कम हो गई है, उसे एक बार फिर से बढ़ाने की जरूरत है ताकि ज्यादा से ज्यादा चेज किया जा सके कि किन किन इलाकों में इस वक्त कोविड केसेस मौजूद हैं और उन्हें काउंटर कैसे करना है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।